हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी कहानी दिल दिया है जान भी देंगे कैसे लगी, पसंद आई ना। और फ्रेंड्स, मैं बस आप लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि लड़ाई झगड़ा कहीं भी किसी भी रूप में अच्छा नहीं होता है। और मैं आप जो है आप लोगों ने सुना कि किस तरह की पंखुड़ी बाहर से पढ़ के आती है, जिससे उसके के भाई लोग उससे बहुत लाड लगाते हैं। और जो रायपुर के जो है वहाँ के ठाकुर साहब के बेटे भी जो है, मतलब उनके भी एक बेटा होता है शिव, जिसे वो बहुत पसंद करते हैं और वो उनकी जान उसमें बसती है। वो पूरे विरासत का इकलौता वारिस होता है। और उसकी बुआ जो होती हैं, जिसके पति को रामपुर के लोगों ने मार दिया था, उनके अंदर इतनी कड़वाहट होती है, इतनी नफरत होती है, जिसकी वजह से वो पूरे गांव के लोगों के बीच में नफरत घोलती रहती हैं। और ये बातें शिव को पसंद नहीं आती है, उसे बुरा लगता है। वो चाहता है कि हर इंसान प्यार से रहे और जिस तरह उसके जो है उसके गांव में भी लोग प्यार से रहें, जिस तरह और गांव के लोग रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसे बुरी भी लगती थी, अपने बुआ की सारी बातें। और उसे खून खराबे से थोड़ा नफरत भी था। वो थोड़ा शांति में रहने वाला इंसान था, पर उसके बुआ के और पिताजी के सामने उसकी एक न चलती थी। अमर सिंह जी जो ज़्यादा अमीर तो नहीं थे, लेकिन अपने गांव के लिए उनसे जो भी बन पाता था, वो गांव के मुखिया थे, तो उनसे जो भी बन पाता था वो गांव के हर सदस्य की सहायता करते थे। कोई भी इंसान कभी दुखी नहीं रहता था, कभी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो अमर सिंह जी हमेशा हाजिर रहा करते थे। और उस गांव के लोग उन्हें देवता के समान पूजते थे। वो अपने गांव वालों के लिए जितने सीधे साधे थे, दूसरे गांव रामपुर के लिए वो उतने ही कठोर और निर्दयी थे। वो कभी भी रामपुर के गांव के लोगों की कोई भी गलती माफ़ नहीं करते थे। और जो है उन्हें उनके दिल में उन लोगों के लिए काफ़ी नफ़रत थी। कुछ उनकी बहन ने भर दिया था, कुछ गांव के लोगों के साथ कुछ बुरा हुआ था, उनके परिवार कुछ लोगों के बिखर गए थे, जिसकी वजह से उनके अंदर जो है रामपुर के लोगों के लिए बहुत नफ़रत भरी हुई थी। शिव को गाना गाना बहुत पसंद था। वो अक्सर गाना गाया करता था, पर ये बात उसके घर वालों को नहीं पता थी। और जो है कभी भी वो पढ़ाई के साथ साथ स्टेज शो करता तो अपने पापा को नहीं बताता था कि हाँ वो स्टेज शो करता था। और ना उनके पापा को पता था कि उनका बेटा इतना अच्छा गायक है। उसे कहीं स्टेज शो में जाना होता तो अपने पापा से झूठा बहाना बना लेता था। और एक दिन उसे एक जगह स्टेज शो में जाना पड़ा। पापा, आज मुझे ज़रा अपने एक दोस्त की शादी में जाना है, मैं कल सुबह आ जाऊंगा। शिव ने अपने पापा से इजाज़त मांगी। तो इस पर उसके पापा कहते हैं, लेकिन बेटा कल तो हमारे फैक्ट्री में इंजीनियर साहब मशीनों की चेकिंग के लिए आ रहे हैं, मुझे ज़्यादा कुछ तो मालूम नहीं है, तुम रहते तो अच्छा होता, पापा ने शिव से कहा। दरअसल शिव के पिता ठाकुर अमर सिंह के पास टॉफ़ीज़ बनाने वाली फैक्ट्री थी, जिसकी वजह से गांव के लोगों को रोज़गार मिल रहा था। उनकी छोटी सी फैक्ट्री थी और इस साल शिव ने उसमें मशीन लगाने की जिद की और उसने मशीन मंगवाया था। वो बाहर से पढ़ा लिखा था, तो उसे पता था कि जो है लोगों को अगर अच्छी सुविधा देनी है, अच्छे रोज़गार देने हैं, तो कुछ मशीनों का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। और वो उसने बाहर से ऑर्डर करके मशीनें मंगवा ली थी, पर इसका फाइनल चेकिंग होने वाला था, इंजीनियर सर आने वाले थे और कि मशीनें सही से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो इस पर ठाकुर साहब को उस मशीनों के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। तो वो अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा तुम रुक जाते तो अच्छा होता, मुझे तो ज़्यादा कुछ पता नहीं है और तुम देख लेते वो किस हिसाब से क्या करना है। तो इस पर शिव कहता है, ठीक है पापा, मैं पहले मशीनें चेक करवा देता हूँ, फिर शाम तक चला जाऊँगा। शिव ने अपने पापा की बात मानते हुए कहा।
दरअसल मध्य प्रदेश में आज शिव का पहला स्टेज शो था। इसके पहले वो बाहर स्टेज शो करता था, पर मध्य प्रदेश में वो अपना पहला स्टेज शो कर रहा था और इस शो को वो मिस नहीं करना चाहता था, क्योंकि जो है शिव के लिए जो उसका गाना सिर्फ उससे गाने से खुशियाँ ही नहीं मिलती थी, ये समझिए शिव का गाना, शिव के लिए, शिव के स्टेज शो, ये सारी चीज़ें उसके लिए उसका पहला प्यार था। सुबह इंजीनियर सर आए और सारी मशीनों को चेक किया, सारी मशीनें सही थीं, फिर मशीनों को चलाकर सबका काम समझाया और शाम को शिव इंदौर के लिए निकल गया और टाइम से पहुंच गया। उसने अपने स्टेज शो पर एक गाना गाया जो उसका पहला स्टेज शो था और इस पर पूरा पंडाल, वो जहाँ पर उसने गाना गाया, पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। सब लोग उसकी गाने की बहुत तारीफ कर रहे थे, उसे एक उगता हुआ सितारा बता रहे थे। और लेकिन शिव हमेशा एक काम करता था, वो जहाँ भी स्टेज शो करता था वो अपने ओरिजिनल नाम से नहीं, एक अलग नाम से लोग उसे जानते थे, उसे मोहन के नाम से जानते थे। और शिव ने कभी भी अपना नाम लोगों को नहीं बताया, उन्हें अपना नाम मोहन ही बताया, तो लोग उसे अक्सर मोहन के नाम से जानते थे। और शिव इस तरह इंदौर में, मध्य प्रदेश के आसपास अपने छोटे मोटे स्टेज शो करने लगा। वक्त बीत रहा था, जो है इधर इस गांव में पंखुड़ी भी टाइम पास करने के लिए ऑफिस जाने लगी, उसका भी वक्त अच्छा ही कट रहा था। लेकिन कहीं भी वो जाती, जैसे उसकी नज़रें किसी को तलाश रही थी, वो पता नहीं किसी को ढूंढती, पता नहीं उसे जो है किसी न किसी, उसे किसी की तलाश थी, वो कहीं भी जाती उसकी नज़रें किसी को ढूंढती रहती थी। और इस पर उसकी भाभीियों को लगा कि जो है पंखुड़ी किसी को तलाशती है, क्या है। तो उसकी भाभीयाँ उसे जानने की कोशिश की। आखिर पंखुड़ी पहले से ज़्यादा मैच्योर हो गई है, वो जिस तरह जिद करती थी अब वो जिद नहीं करती है, वो बातों को समझने लगी है और वो बहुत मैच्योरिटी से हर बात अपने भाइयों से अब कहने लगी है। जिस तरह वो बचपने से हर चीज़ करती थी, अब वो सारी चीज़ें नहीं कर रही है। तो ये सारे बदले हुए रुख पंखुड़ी के उसके भाभीयों को कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर रहे थे कि आखिर पंखुड़ी इतना क्यों चेंज हो गई है। पर पंखुड़ी उस बात को जो है कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल जाती थी, और लेकिन वो अपने दिल को नहीं समझा पा रही थी। वो सोचती थी कि वो पहले की तरह बिहेव करे, पर कुछ था उसके साथ, कुछ ऐसा कि वो अब पहले की तरह बिहेव नहीं कर पा रही थी। वो अक्सर अपने ख्यालों में गुम रहती थी और अक्सर कुछ ना कुछ सोच के मुस्कुराया करती थी, कुछ ना कुछ सोचती रहती थी। तो ये सारी चीज़ें उसके साथ हो रही थी। एक दिन वो अपने यहाँ केबिन में बैठे हुए किसी ख्यालों में गुम थी, तो इस पर उसकी एक फ्रेंड आती है, तो वो उसके केबिन में आ जाती है। तो इस पर जो है वो देखती है पंखुड़ी किसी ख्यालों में बैठी है, उसे ये भी नहीं पता है कि उसकी फ्रेंड उसके पास आई है। तो उसे झकझोरते हुए कहती है, यार क्या है तू बैठी रहती है ऑफिस में पूरा दिन, भैया लोग इतना काम करते हैं। तो मुस्कुराया करती है, ऐसा क्या है, और जो देख मैं क्या लेकर आई हूँ, एक स्टेज देख मैं टिकट लेकर आई हूँ। तो इस पर जो है पंखुड़ी गुस्से में कहती है, क्या लेकर आई है, तो ऐसे झकझोर के मुझे जगह वो कर रही है जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है, क्या लेकर आई है तू। तो इस पर जो है पंखुड़ी, वो उसकी सहेली कहती है, अरे यार ये एक रॉक स्टार मोहन जी के स्टेज शो का टिकट है, तुम्हें नहीं पता है ये बंदा स्टेज हिला देता है, इतना सुंदर गाता है कि लड़कियां इसकी गायकी की फैन है, और तो जो है इसे इतना पसंद करती हैं। उसकी सहेली थोड़ा खुश होकर बताती है। तो इस पर कहती है कि
जो है पंखुड़ी थोड़ा अपनी सहेली को चिढ़ाते हुए कहती है, ओफो, तो ये वही रॉक स्टार है जिसके लिए, जिससे मिलने के लिए तू बेताब होती जा रही है, और ये वही सुपरस्टार है जिसको देखने के लिए मैडम इतने दिनों से वेट कर रही थी। तो इस पर उसकी सहेली कहती है, ओह, इसका मतलब है तुमने कभी इसका स्टेज शो नहीं देखा, इसकी सिंगिंग को नहीं सुना है। ये बहुत सुंदर गाता है, इसकी ये गाना गाने लगता है, सारे लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ये बहुत सुंदर गाना, बहुत सुंदर गाता है, और चलते हैं इसका स्टेज शो देखते हैं। तो इस पर पंखुड़ी कहती है, ठीक है बाबा, हम चलेंगे, लेकिन मैं पहले पापा से पूछ लेते हैं। तुम तो जानती हो मैं बिना पापा की इजाज़त कहीं नहीं जाती हूँ। तो उसकी सहेली कहती है रितु कि ठीक है बाबा, पूछ लेना, और मुझे टिकट बहुत मुश्किल से मिला है, लेकिन और मैंने इसे पहले ले लिया है, और अगर तू नहीं जाएगी तो मैं चली जाऊंगी, और तो ये मत बाद में कहना कि मैं तुम्हें नहीं लेकर आई, और मैं यहाँ नहीं तुम्हें लेने इसलिए आई हूँ क्योंकि तुम्हें भी सिंगिंग बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा हम दोनों फ्रेंड्स रहेंगे, एंजॉय करेंगे, और उस मोहन जी को देखेंगे कितना अच्छा वो गाना गाते हैं। तो वो कहती है, ठीक है बाबा, मैं पापा से, भैया से पूछ लूँगी, चलते हैं, हम दोनों साथ ही में चलते हैं। तो इतने प्यार से, इतनी मुश्किल से टिकट तुम्हें मिला है, तो इतनी मुश्किल से टिकट लेकर आई है, ठीक है। तो इस पर उसकी सहेली रितु चली जाती है, और रात को पंखुड़ी अपने पापा से बात करती है कि वो अपनी सहेली के साथ इंदौर जाना चाहती है। उसकी सहेली किसी स्टेज शो पर जाना चाहती है उसे देखने के लिए, तो वो जाना चाहती है। तो इस पर उसके पापा कहते हैं कि बेटा, मैं तुम जानती हो हम तुम्हें कहीं भी अकेला नहीं भेज सकते। तुम्हें पता है रायपुर के लोगों के हमेशा हमारी जान के पीछे पड़े रहते हैं। अगर उन्हें पता चला तुम अकेले जा रही हो तो कहीं वो तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे। उनकी नज़र हमेशा हमारे बेटों और बेटियों पर रहती है, और मैं तुम्हें अकेले ऐसे कैसे जाने दूं। तो इस पर जो है उस पंखुड़ी कहती है, पापा मैं अकेले कहाँ जा रही हूँ, मेरे साथ मेरी फ्रेंड जा रही है, और जो है अगर आपको इतनी ही टेंशन है तो आप छोटे भैया को मेरे साथ भेज दीजिए, और जो है पर पापा प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। मैं जब से यहाँ पर आई हूँ मैं बाहर नहीं गई हूँ, ऑफिस से घर से ऑफिस ही गई हूँ, और पापा प्लीज़ एक बार मुझे भेज दीजिए। और मैं ये, आप जानते हो मुझे सिंगिंग कितनी पसंद है, और जो है मैं जाऊंगी वहाँ पर थोड़ा मेरा मन बहल जाएगा। वो बड़े प्यार से अपने पापा के गले में बाहें डालते हुए कहती है, और अपने भाई से हाथ जोड़ के इशारा करती है कि पापा को मना ले। तो इस पर उसके उसके भाई भी अपने पापा से जाने के लिए कहते हैं कि भेज दीजिए पापा, छोटा भाई चला जाएगा, चीकू साथ में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और हमारी गाड़ी के साथ हमारे कुछ लोग भी चले जाएंगे, पंखुड़ी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उसके पापा मान जाते हैं, कहते हैं हर बार तू अपनी जिद हम लोगों से मनवा ही लेती है, तू बहुत जिद्दी हो गई है, अब बड़ी हो जा, तेरी शादी करने की उम्र तेरी हो गई है, इस तरह जिद करेगी तो तेरे ससुराल में लोग क्या कहेंगे कि हमने अपनी बेटी को कुछ नहीं सिखाया। तो सब इस पर हंसने लगते, मुस्कुराने लगते हैं, और उसके पापा कहते हैं ठीक है जा, तू जा सकती है, पर जो है एक बात का ध्यान रखना, सुबह जल्दी निकलना, और रात में शो ख़त्म होने के बाद वहीं कहीं होटल में रुक जाना, घर मत आना, और कल सुबह ही आना, और जो है अपना ख्याल रखना, और चीकू जो भी कहेगा उसकी बात को मानना, जिद मत करना उससे। तो इस पर पंखुड़ी कहती है डोंट वरी पापा, आप जैसे कह रहे हैं हम वैसा ही करेंगे, और जो है आपको मेरे ऊपर विश्वास है पापा, मैं कभी आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगी। पंखुड़ी ने फ़ोन पर रितु को बताया कि कल वो चल रही है, पापा उसे जाने की इजाज़त दे चुके हैं, और दूसरे दिन तीनों लोग घर से निकलते हैं, और शाम को वहाँ पर रुकने का प्रोग्राम बनाकर एक होटल उन लोगों ने बुक कराया। रात के 9 बजे शो शुरू होने वाला था, और तब तक यहाँ पर सबने आराम किया। 8 बजे शो में जाने, और जो है जब वहाँ पर होटल पहुँचे तो सबने आराम किया। रात के 9 बजे का शो था, तो सबने आराम करने के बाद सब फिर तैयार होने लगे जाने के लिए।
तो ये वो उसकी सहेली कहती यार जल्दी करना, चल जल्दी चलते हैं, और मैं कौन सा ड्रेस पहनूं जिससे मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगूं। और तो इस पर पंखुड़ी कहती है हे भगवान, ये लड़की तो उस गायक के पीछे पागल है। अरे भाई कुछ भी पहन ले तो ऋतु ही रहेगी, और कहीं तू कपड़े बदलने से ऋतु से कुछ और नहीं बन जाएगी, और तू कहीं की परी थोड़ी ना है जो बहुत खूबसूरत लगेगी, और वो गायक है तो उसके पीछे हजारों लड़कियां होंगी, तुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत लड़कियां होंगी। तो इस पर ऋतु थोड़ा मुँह बना लेती है, कहती है कि अच्छा तू रहने दे, मैं कुछ भी पहन लूँगी, मैं अपनी चॉइस से पहन लूँगी। थोड़ी देर में सारे लोग तैयार हो जाते हैं, चीकू भी तैयार हो जाता है, और सब लोग निकलने के लिए जो है गाड़ी पर बैठते हैं, और जो है वहाँ पर गाड़ी पर बैठकर वो वहाँ पर फिर हॉल के लिए निकल जाते हैं। तो वहाँ पर वो देखते हैं तो पूरा ताल जो है पूरा हाल भरा रहता है। हाल में एंट्री बड़ी मुश्किल से होती है, पूरा हाल खचाखच भरा रहता है, और जैसे ही थोड़ी देर में शो स्टार्ट होता है और पर्दा उठता है, तालियों से हाल पूरा गड़गड़ा उठता है। पंखुड़ी की आंखें मोहन जी को देखकर खुली की खुली रह जाती हैं। वो सोचती है ये मोहन जी है, ये तो शिव है, और वो अपनी सहेली से कहती है तुझे पक्का यकीन है ये मोहन जी हैं? तो इस पर कहती हाँ यार ये मोहन जी हैं, इन्हें सारा एमपी मोहन जी के नाम से ही जानता है, तू चुप बैठ और मुझे गाना सुनने दे। और जो है देख कितना स्मार्ट बंदा है, कितना सुंदर है, अभी इसकी आवाज़ सुनना और देखना कितना अच्छा ये गाना गाता है। शिव जो है अपना गाना स्टार्ट करते हैं, और पंखुड़ी जो है वो बहुत ध्यान से, वो मतलब बहुत अच्छे से वो गाना सुनती है, पर पंखुड़ी ये मानने को तैयार नहीं कि ये मोहन जी हैं, और ये तो शिव है, ये शिव उसे लंदन में मिला था। और ये उस टाइम की बात है जब वो लंदन अपनी पढ़ाई करने के लिए गई हुई थी, और ये वहाँ पर ये लड़का जो है वहाँ पर मिला था। वहाँ पर कुछ अंग्रेज उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे, वो लोगों को मना कर रही थी, पर वो लोग मान नहीं रहे थे। तब जाकर शिव ने पंखुड़ी को बचाया था। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, बस शिव जो है उससे एक क्लास सीनियर था, और पर वो अगर कोई भारतीय को कोई अंग्रेज परेशान करता था तो शिव बिना सोचे समझे वहाँ पर उससे जो है बचाने की पूरी कोशिश करता था, उस इंसान को उसको समझाता था, और जहाँ तक कोशिश करता था कि बात कोई लड़ाई झगड़ा ना हो और बात सॉल्व हो जाए। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था और बाकी चीज़ों में भी तेज तर्रार था, गाना बहुत मीठा गाता था, पर जो है वो उसने कभी वहाँ पर कुछ गाया नहीं था। पर हाँ, जब कभी भी वो अकेले में कहीं बैठता था तो गुनगुनाता था। पंखुड़ी अक्सर उसके गाने को सुनती थी, और वो देखने में भी स्मार्ट था। और जब वो पंखुड़ी क्लास ख़त्म करके कहीं बैठी होती या कुछ, वो अक्सर देखती शिव के दोस्त उससे शिव से गाने के लिए कहते, तो शिव जब गाना गाता था तो सारे लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे, वो बहुत अच्छा गाता था। पंखुड़ी भी सोचती थी ये बंदा कहाँ पर पढ़ाई करने आ गया, इसे तो किसी सिंगिंग में जाना चाहिए था, और ये जो है इतना सुंदर गाता है, इतना अच्छा गाता है। और अक्सर पंखुड़ी का दिल शिव को ढूंढता रहता था वहाँ पर, और वहाँ पर शिव जब भी वो किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी काम से शिव से मिला करती थी, और पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर उसका दिल जैसे शिव को चाहने लगा था। और इस तरह वो अपनी धुन जो है सबको सुनाया करता था। वहाँ पर वो शिव को मन ही मन चाहती थी, पर उसने कभी शिव से नहीं कहा था, और शिव ने कभी इस बात पर गौर नहीं किया था कि कोई लड़की उसे चाहती है क्या है। और
एक बार कॉलेज में ही सारे लोग कॉलेज की ट्रिप गई हुई थी और उनके साथ पंखुड़ी भी गई थी। कॉलेज में ही एक ट्रिप बनी सारे दोस्तों की, जिसमें पंखुड़ी भी शामिल थी और वो भी गई। सब पूरे रास्ते सबने खूब मस्ती किया। और पंखुड़ी की एक दोस्त थी आयना, उसे हिंदी कम समझ में आती थी, वो कम बोलती थी, पर पंखुड़ी के साथ रह रहकर वो उसे टूटी फूटी हिंदी वो बोलने लगी थी। पंखुड़ी अक्सर उससे अपने दिल की सारी बातें कहती थी। आयना उससे पता था कि आयना किसी से कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। और इस तरह जो है एक दिन आयना ने उससे पूछा कि व्हाट डू यू लव्स यू, तो जो है उस पर पंखुड़ी ने आयना से कहा नहीं यार, बस अच्छा लगता है और अच्छा लड़का है, वो हमारे ही जो है इंडिया से है, इसलिए थोड़ा सा लगाव है और प्यार नहीं है, बस मुझे अच्छा लगता है। तो इस पर उसने कभी शिव से ये नहीं कहा था कि वो उसे चाहती है, वो दिल ही दिल में उसे चाहती थी। और इधर शिव को भी उसके प्यार का कभी एहसास नहीं हुआ। और इस तरह समय बीत रहा था। जब भी जो है पंखुड़ी को कुछ लगता तो वो अपने दिल की सारी बातें आयना से शेयर करती। आयना उससे बार बार कहती कि तू प्यार करने लगी है शिव से, तो इस पर वो कहती नहीं यार, बस प्यार नहीं है, बस हमारे देश से है, इस वजह से थोड़ा सा लगाव है। अगर शिव को कोई तकलीफ़ होती थी तो पंखुड़ी को बुरा लगता था, वो उसकी हर हेल्प करने की कोशिश करती थी। तो इस तरह उनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें चल रही थी। वो मन ही मन शिव को प्यार करने लगी, पर उसने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि शिव कहाँ से है। तो जो है पर वो इस तरह उन लोगों की पढ़ाई जब ख़त्म हुई, शिव जो है पहले वापस आ गया था। और इसके बाद पंखुड़ी 1 साल वहाँ पर रही, वहाँ पर उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। और इस तरह धीरे धीरे उन लोगों की वो वापस जब आई, तब वहाँ पर इंडिया आकर वो अक्सर शिव को ढूंढती रहती थी, कभी न्यूज़पेपर में, कभी कहीं पे, कहीं ना कहीं पर वो शिव को ढूंढती रहती थी कि उसने वो पढ़ाई में इतना अच्छा था तो बिजनेस भी बहुत अच्छा कर रहा होगा। ये सारी चीज़ें उसके मन में चल रही थी, तो वो उसकी नज़र अक्सर शिव को ही ढूंढती थी। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी दिल दिया है जान भी देंगे ये भाग 2 यहीं पर ख़त्म होती है। फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, भाग 3 लेकर आप लोगों से मिलती हूँ और मैं आप लोगों को सुनाती हूँ कि किस तरह क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से फिर इन लोगों के बीच में ऐसा क्या होता है कि दोनों मिलते हैं या बिछड़ते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।